हेलो स्टूडेंट्स, हम 8th क्लास के साइंस का 6th चैप्टर कर रहे हैं कंबशन एंड फ्लेम, दहन और ज्वाला। हम अब तक टेक्सचुअल के 1 to 9 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम करेंगे 10 to 13th क्वेश्चन। ठीक है, आज हमारे इस चैप्टर का पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। विच जोन ऑफ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ क्या होता है? सुनार। यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। जो फ्लेम होती है, जो ज्वाला होती है, तो उस ज्वाला का कौन सा जोन, कल आपको 3 जोन पढ़ाए थे, कैंडल का डायग्राम बनवा के वहां पे करवाया था। ये देखिए, ये 3 आपको जोन कराए थे। ये अदीप्त क्षेत्र होता है, ये दीप्त क्षेत्र और ये गहन आंतरिक क्षेत्र। और हम इंग्लिश में बात करें तो ये हमारा क्या है? नॉन लुमिनस जोन, और ये है हमारा लुमिनस जोन, और ये है हमारा डार्क इनरमोस्ट जोन। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस फ्लेम का कौन सा पार्ट सुनार यूज करते हैं जब वो सोने और चांदी को पिघलाते हैं, और उसी पार्ट का वो यूज क्यों करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है कि जो सुनार होते हैं, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार स्वर्णकार ज्वाला के फ्लेम के किस क्षेत्र का, किस जोन का प्रयोग करते हैं और क्यों करते हैं, वो हमें बताना है। तो देखिए, गोल्ड स्मिथ यूजुअली यूजेस द अपर मोस्ट नॉन लुमिनस ब्लू फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। जो सबसे ऊपर वाली जोन है ना, नॉन लुमिनस जोन, अदीप्त क्षेत्र, जो स्वर्णकार होते हैं, जो सुनार होते हैं, वो उसी का यूज करते हैं, जो कि ब्लू कलर में होती है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए। क्यों? बिकॉज इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। क्योंकि ये ज्वाला का सबसे गर्म पार्ट होता है। सबसे गर्म का मतलब वहां पे टेम्परेचर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। आपको कल भी बताया था कि ऊपर वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो जो ये नॉन लुमिनस पार्ट है, सुनार उसी का यूज करते हैं। रीजन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो सोने और चांदी को आसानी होगी पिघलाने में। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? तो देखिए, स्वर्णकार ज्वाला के सबसे ऊपरी, जो सबसे ऊपर का अदीप्त नॉन लुमिनस नीले क्षेत्र का उपयोग सोने और चांदी को पिघलाने के लिए करते हैं। जो सबसे ऊपर वाला क्षेत्र होता है, नीले कलर का अदीप्त क्षेत्र, नॉन लुमिनस पार्ट जो होता है, उसका यूज करते हैं स्वर्णकार, क्योंकि यह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है। ये जो ज्वाला होती है, ज्वाला का यही पार्ट सबसे ज्यादा गर्म होता है, और इसके ज्यादा गर्म होने की वजह से सोने और चांदी को जल्दी और आसानी से पिघलाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। इन एन एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग किया गया, 4.5 kg ऑफ फ्यूल वाज कंप्लीटली बर्न। 4.5 किलो फ्यूल जो ईंधन है उसको पूरी तरीके से जलाया गया। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर 4.5 किलोग्राम ईंधन को जलाया गया। द हीट प्रोड्यूस्ड वाज मेजर्ड टू बी 180,000 किलो जूल, या फिर 1,80,000 किलो जूल। और जो हीट मिली वो कितनी मिली हमें? 1,80,000 किलो जूल। तो हमें क्या निकालनी है? कैलोरीफिक वैल्यू। क्या निकालनी है हमें? कैलोरीफिक वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए, कैलोरीफिक वैल्यू का हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला भी याद ना हो आपको, अगर यूनिट याद है ना, उससे भी आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि करना क्या है। अब देखिए, कैलोरीफिक वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला उसका, यूनिट क्या होती है उसकी? किलो जूल पर किलोग्राम। ये क्या है? उसकी यूनिट है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला? क्या हो जाएगा? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस हीट प्रोड्यूस्ड इन किलो जूल, उसको हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ फ्यूल इन किलोग्राम। क्योंकि यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर किलोग्राम। मीन्स ऊपर तो किलो जूल वाला आएगा और नीचे क्या आएगा? किलोग्राम वाला आएगा। तो किलो जूल में क्या है? हीट है, और किलोग्राम में क्या है? मास है।
तो क्या हो जाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस हीट प्रोड्यूस इन किलो जूल डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल इन किलोग्राम। तो हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है यहाँ से 1,80,000, तो ऊपर आ गया 1,80,000 डिवाइड किससे करोगे, मास ऑफ फ्यूल जो कि कितना है 4.5, तो नीचे आ गया 4.5। अब आपने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ से हटाया तो ऊपर मल्टीप्लाई 10 से करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट ऊपर अभी 4 जीरो है तो ऊपर कितनी जीरोज आ जाएंगी, अब 5 जीरोज आ जाएंगी, 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें 180 लाख, अब हमें डिवाइड करना है 18 लाख को डिवाइड करेंगे अब हम 45 से। तो कैसे होगा 18 लाख 45 से डिवाइड, देखिए रिड्यूस कर लेंगे लोवेस्ट टर्म में, जैसे 9 2 ज़ा 18, ये जो 5 जीरो है ये यहाँ पे ऐसे ही बनी रहेंगी, 2 लाख आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या है 9 5 ज़ा 45, 5 से ये डिवाइड होगा 4 पे, कितनी जीरोज रहेगी 4 जीरो, तो एज इट इज। तो कितना आया आंसर 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम, मीन्स हमें कितनी कैलोरीफिक वैल्यू मिली इसकी 40,000 किलो जूल। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे अब हम हिंदी में भी करते हैं। एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया। एक प्रयोग किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 4.5 किलो ईंधन को जलाया गया पूरी तरीके से। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था। और हमें क्या निकालना है, ईंधन का ऊष्मीय मान हमें निकालना है, कैलोरीफिक वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए ईंधन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, द्रव्यमान मीन्स मास कितना दे रखा है 4.5 किलो जूल, और ऊष्मा कितनी निकली है 1,80,000 किलो जूल। ईंधन का द्रव्यमान 4.5 किलोग्राम और उत्पन्न ऊष्मा का माप कितना है 1,80,000 किलो जूल। अब हमें क्या निकालना है, ईंधन का ऊष्मीय मान। तो ईंधन का ऊष्मीय मान के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ऊपर हीट आएगी नीचे द्रव्यमान आएगा, मीन्स ऊपर आएगी ऊष्मा नीचे द्रव्यमान। तो उत्पन्न ऊष्मा का मान किलो जूल में और डिवाइड करेंगे उसको हम द्रव्यमान से जो कि किलोग्राम में है। तो कितना आया 1,80,000 हमारी हीट थी, ऊष्मा थी, और मास कितना था, द्रव्यमान कितना था 4.5। सेम काम करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगी, 4 जीरोस हैं पहले से, अब कितनी जीरोस आ जाएंगी 5। फिर जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 40,000। तो कितना आ गया हमारे, कितनी कैलोरीफिक वैल्यू आई 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन। कह रहा है कि जो रस्टिंग की प्रोसेस है, रस्टिंग क्या होता है, जंग लगना, जो जंग लगने की प्रोसेस है क्या हम उसे कंबशन कह सकते हैं। डिस्कस, हमें इस पर डिस्कस करना है। तो देखिए रस्टिंग क्या है, रस्टिंग का मतलब क्या होता है कि लोहे के ऊपर जब एक रेड कलर की परत चढ़नी शुरू हो जाती है, कब चढ़ती है, जब लोहे को नमी और हवा में रखा जाता है तो उस लोहे के ऊपर एक लाल कलर की परत चढ़ जाती है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोहे का जंग लगना, और उस परत को कहते हैं हम जंग। तो देखिए रस्टिंग क्या है, व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर मीन्स नमी वाली जगह पर हम जब उसे रखते हैं, नमी भी आ गई हवा भी आ गई, इट गेट्स कोटेड मीन्स इसके ऊपर कोट हो जाती है, एक परत चढ़ जाती है, विद हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड मीन्स नमी, हाइड्रेट का मीन्स वाटर से रिलेट करेगा यहाँ पर, तो विद हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, मीन्स जब आयरन मॉइस्ट एयर और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है तो क्या होता है, लोहे को जंग लग जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। एंड द कोटिंग फॉर्म्ड इज कॉल्ड रस्ट, और जो परत चढ़ी है उसको हम जंग बोलेंगे। प्रोसेस को हम संक्षारण, लोहे का संक्षारण भी बोल देते हैं या फिर जंग लगना भी बोल देते हैं। और ये जो परत चढ़ती है इसे हम क्या कहते हैं, जंग। केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फ्रॉम द फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड मीन्स यही रस्ट का फॉर्मूला है, फेरिक ऑक्साइड कहें आप इसे या रस्ट कहें, ये रस्ट है हमारा, जंग का फॉर्मूला है। इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, और ये लाल भूरे रंग का होता है। ओवरऑल देखिए होता क्या है, ये लोहा है
नमी, इसको हवा मिली, इसको नमी मिली, तो क्या बना देगा ये? आयरन का ऑक्साइड बना दिया इसने, हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाया यहाँ पर इसने। उसके बाद क्या होगा, ये सारा काम होने के बाद, और यहाँ पर क्या बन गया? आयरन का हाइड्रोक्साइड और ये आयरन का ऑक्साइड। ये आयरन का ऑक्साइड है, ये आयरन का हाइड्रोक्साइड है। अब ये जो आयरन का ऑक्साइड है ये फिर से नमी के साथ रिएक्ट करेगा और ये जो मिलेगा हमें, ये क्या होगा? जंग होगा। क्या होगा? ये जंग होगा। ये रस्ट का ही फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? Fe2O3.XH2O। आगे देखिए, कंबशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंबशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो है ही, क्योंकि इसको किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तो जब तक जो है दहन नहीं हो सकता। तो कंबशन क्या है? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रस्टिंग भी क्या है? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि रस्टिंग के लिए भी हवा चाहिए, मीन्स ऑक्सीजन चाहिए, और कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। दोनों कैसी हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जो ऑक्सीजन के बिना हो ही नहीं सकती। ना तो लोहे को जंग लग सकता ऑक्सीजन के बिना, और ना ही कंबशन हो सकता ऑक्सीजन के बिना, बट वेरी स्लो। होता तो है, लेकिन ये कैसी हैं? स्लो प्रोसेसेस हैं। कैसी रहेगी? जो रस्टिंग है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लेकिन कैसी है? बहुत स्लो है। तो है तो ऑक्सीडेशन ही ना, बेशक स्लो हो। तो हम क्या कहेंगे? दोनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो रस्टिंग कैन बी टर्म्ड एज स्लो कंबशन रिएक्शन। तो क्या होगी? स्लो कंबशन रिएक्शन होगी रस्टिंग। देखिए, अगर आप वैसे अगर प्रैक्टिकली सोचे तो आपको लगेगा कि रस्टिंग जब जंग लगता है तो दहन तो होता ही नहीं है, लेकिन वहां पर हीट निकलती है, लेकिन वो हीट बहुत ही ज्यादा, बहुत स्लो होती है। दैट्स वाई हम रस्टिंग को कहेंगे स्लो कंबशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे करते हैं। क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना करनी है कि जो जंग लगना है उसे क्या हम दहन कह सकते हैं? तो देखिए, जंग लगने का प्रक्रम, जब लोहे को नमी युक्त वायु में रखा जाता है तो यह जलीय आयरन ऑक्साइड की परत से ढक जाता है। मीन्स जब आप लोहे को नमी और हवा वाली जगह पर रखोगे तो वहां पर क्या होगा? लोहे के ऊपर एक परत चढ़ जाएगी आयरन ऑक्साइड की, जैसे कि ये है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? जंग लगना। और परत को क्या कहते हैं? हम जंग कहते हैं। रासायनिक जंग आयरन ऑक्साइड का जलीय रूप है। ये हमारा क्या है? रासायनिक जंग है। और ये कैसे रंग का होता है? भूरे लाल रंग का होता है। कंप्लीट रिएक्शन देखिए, आयरन ने एयर और वाटर के साथ रिएक्शन किया, नमी वायु के साथ, नमी युक्त वायु के साथ लोहे ने अभिक्रिया की, तो आयरन का ऑक्साइड मिला, और यहाँ से क्या मिला? आयरन का हाइड्रोक्साइड मिला। अब उसके बाद ये जो आयरन का ऑक्साइड है ये फिर से आगे नमी के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है? जंग। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये जंग का फॉर्मूला होता है। तो जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी है? ऑक्सीकरण। क्यों है ऑक्सीकरण? देखिए, ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है यहाँ पर, परंतु धीमी गति होने वाली अभिक्रिया। लेकिन कैसी है ये? धीमी गति वाली अभिक्रिया। स्लो कंबशन होता है यहाँ पर, स्लो दहन, धीमा दहन होता है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अबीदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वाज टू बी हीटेड इन अ बीकर। अबीदा और रमेश क्या कर रहे हैं? एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें कि वाटर को एक बीकर के अंदर, एक कंटेनर के अंदर हीट किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। अबीदा कैप्ट द बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल। रमेश कैप्ट द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। यहाँ पे क्या बोला है कि जो अबीदा है ना, अबीदा ने कैप्ट द बीकर नियर द विक। विक क्या होता है? बाती। जो दिए की बाती है ना, जो सबसे अंदर वाला, कैंडल की जब हमने बात की थी 3 पार्ट बने थे ना, मीन्स अबीदा ने यहाँ पे रखा है अपने बीकर को, इस पार्ट के पास। अबीदा कैप्ट द बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द फ्लेम। जो येलो पार्ट होता है वहां पर रखा है। रमेश कैप्ट द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। जबकि रमेश ने जो सबसे बाहरी पार्ट था, 3 पार्ट थे, रमेश ने यहाँ पर रखा हुआ है। तो हुज वाटर विल गेट हीटेड इन शॉर्टर टाइम। आपको बताना है कि सबसे कम टाइम में किसका पानी ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा। तो आपको भी पता है
अगर ये 3 जोनों में ये तो सबसे कम गर्म होता है, ये सबसे ज्यादा गर्म होता है, यहाँ पर किसने रखा? रमेश ने। तो रमेश का पानी जल्दी गर्म हो जाएगा, कम टाइम में गर्म हो जाएगा। रमेश बीकर विल गेट हीटेड इन शॉर्टर टाइम बिकॉज द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट। रमेश का बीकर कम टाइम में गर्म हो जाएगा क्योंकि जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है ना कैंडल का, फ्लेम का, दहन का, वो क्या होता है? सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे गर्म पार्ट होता है। यहाँ पे देखिए, अबीदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। बीकर में रखे जो है गरम कर रहे हैं अबीदा और रमेश जल को। अबीदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, जबकि रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। तो किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? तो अब देखिए, रमेश का पानी जो है वो पहले गर्म होगा, कम समय में गर्म होगा। क्यों? क्योंकि जो ज्वाला का सबसे बाहरी भाग होता है वो सबसे अधिक गर्म होता है। रमेश ने तो ज्वाला के बाहरी भाग के पास रखा था ना, तो रमेश का जो बीकर है वो कम टाइम में गर्म होगा, जबकि अबीदा का बीकर ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि अबीदा ने जहां पर अपने बीकर को रखा था वहां पर ज्वाला कम होती है, वहां पर ऊष्मा कम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारे 6th चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपको अच्छे से ये लर्न करने हैं और उसके बाद इन्हें राइट भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।